हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स इन आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ काइनेमेटिक्स। बच्चों, पहले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेमेटिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था और एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखा था। आज का लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें हम सीखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन, की एक्सेलरेशन के बेसिस पर मोशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है मोशन। पहला यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसको और थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है। अब ये मोशन कर रहा है और टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं 4 मीटर पर सेकेंड है, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा है इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया जब वेलोसिटी कांस्टेंट है? 0। ठीक है, तो ऐसे मोशन जिनमें एक्सेलरेशन 0 हो पार्टिकल का, पार्टिकल मोशन में है और उसका एक्सेलरेशन 0 है, वो कहलाते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और एक मोशन कैसा होगा जिसमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, यानी कि इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होगी। ठीक है, राइट भाई, बड़ा सिंपल है, इसको याद रखना। एक बार तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया तो एक्सेलरेशन 0, दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं किया, मोशन हो रहा है पर कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे मोशन कहलाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा नहीं है। ठीक है, एक जैसा मोशन नहीं है। आप इसे यूं भी समझ सकते हैं, देखो, अब जैसे वेलोसिटी हम लोग बोलते हैं या स्पीड बोलते हैं हम लोग जब, तो इसका मतलब क्या होता है। मान लो जब मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है कि एक सेकेंड में वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट 2 मीटर कवर करता है। ठीक है, राइट। तो अगर ये हर सेकेंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि यहां वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी एक डेरिवेटिव क्वांटिटी है, राइट। तो यहां पे देखो, हर सेकंड में ये 2 मीटर कवर कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ये मोशन होते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन से हो गए कि मान लीजिए, ठीक है, ये एक सेकंड में 2 मीटर कवर कर रहा है, अगले सेकंड में इस एक सेकंड में इसने किया 2 मीटर कवर, अगले एक सेकंड में इसने कवर किया 4 मीटर, उससे अगले एक सेकंड में इसने किया 6 मीटर। ठीक है, राइट। तो अब आप देख रहे हैं कि या इसका मतलब इस मोशन में इसकी स्पीड कितनी हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां पर कितनी हो रही है? 4 मीटर पर सेकेंड। यहां पर कितनी हो रही है एक सेकेंड में? ठीक है, ये स्पीड कितनी हो गई इसकी? 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जितना डिस्टेंस ये डिस्प्लेस हो रहा है पार्टिकल एक सेकंड में, वो उसकी स्पीड या वेलोसिटी हो गई। ठीक है, जो भी वहां पर हम दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखिए गौर से कि यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो रही है, यहां पर चेंज हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड। 2 से 4 हो गई, 4 से 6 हो गई। अब वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। पर अभी फिलहाल हम सिंपल समझ रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन समझना है हमें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पैटर्न के हिसाब से चेंज हो रहा है। यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 6, ऐसे घट भी सकता है। मान लो इधर से स्टार्ट करूं कि पहले पार्टिकल 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, फिर 4 पे आ गया, फिर 2 पे आ गया, तो एक पैटर्न से ही घट रहा है। तो बढ़ना भी हो सकता है वेलोसिटी का एक पैटर्न पर, घटना भी हो सकता है। तो यहां पर ये तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो जहां भी एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, पार्टिकल मोशन में और एक्सेलरेटेड है, ठीक है, तो वो मोशन कहलाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन की पहचान क्या होगी कि एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा तो दो चीजें हो सकती है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो सकता है। तो कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है एक पैटर्न से, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है एक पैटर्न से, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। या पार्टिकल डी एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी एक पैटर्न से घट रही है, तो भी आपका आपका डी एक्सेलरेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर यूजुअली हम एक्सेलरेशन ही बोलते हैं, पर डी एक्सेलरेट भी होते हैं पार्टिकल। तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो उन्हें बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तब क्या कहा जाएगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, एक पैटर्न जब आपको मिल जाए। ठीक है, और दूसरा ऐसा हो सकता है कि एक पार्टिकल पहले एक सेकंड में कवर किया 5 मीटर, दूसरे सेकंड में कवर किया उसने, अगला एक सेकंड जो है उसने कवर किया 15 मीटर, उसके बाद उसने कवर किया 19 मीटर। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहां पर
पैटर्न नहीं बन पा रहा है, 1 सेकंड में 5, फिर 15, फिर 19, ठीक है, पैटर्न नहीं बन रहा है, ऐसे घट भी सकता है। तो ऐसी जगह एक्सेलरेशन जीरो तो नहीं है, एक्सेलरेशन लेकिन कांस्टेंट भी नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी के चेंज होने में पैटर्न नहीं है। 5 मीटर पर सेकंड हो गई इसके लिए कितनी हो गई 15 मीटर पर सेकंड, इसके लिए क्या होगी 19 मीटर पर सेकंड। तो कोई पैटर्न नहीं बना वेलोसिटी चेंज होने का, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी पार्टिकल का, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। और वही आज हम पढ़ने वाले हैं। देखो, टाइप्स ऑफ मोशन समझने के लिए आपको ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि एक तो कितने टाइप के मोशन होते हैं, दूसरा जब न्यूमेरिकल इन पे आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चों को यही नहीं समझ आता है कि क्या लगाना है, क्यों लगाना है। वो क्यों लगाना इसलिए समझ आता है क्योंकि उनका मोशन क्लियर नहीं होता है ठीक से, ठीक है। तो पहले मोशन को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो हम अगर सिंपल सी बात कहें कि मोशन के 3 पार्ट हो गए, ठीक है, और पहले मेजर पार्ट हो गए 2। एक हो गया आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जो हेडिंग में भी मैंने लिखा हुआ है यूनिफॉर्म मोशन। इसकी पहचान क्या हो गई, एक्सेलरेशन जीरो। ए क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कुछ क्वांटिटी स्केलर है, कुछ वेक्टर है। तो जब मैं एक्सेलरेशन बोल रहा हूं तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर से ही उसको समझना है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये कब हो सकता है, जब वेलोसिटी आपकी क्या हो, कांस्टेंट हो, और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज हुई तो भी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो यहां मैंने लिखा है, मैंने स्पीड कांस्टेंट नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा है, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। तो आपका एक्सेलरेशन जीरो कब होगा, जब पार्टिकल की, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो देखो आ गया, एक टाइप हो गया। अब दूसरी जो बड़ी टाइप है वो आपकी कौन सी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमने देखा ना वहां पे एक जैसा मोशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा, जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, ठीक है। जब एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा तब होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसकी भी 2 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं यूएएम, ठीक है। दूसरी कैटेगरी को हमने नाम दे दिया एनयूएएम, ठीक है। यूएम का मतलब है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ये कौन से मोशन है, जिसमें वेलोसिटी एक पैटर्न से बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है। तो यहां पर ए क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है भाई। या तो एक्सेलरेशन है नहीं, जीरो है, तो यूनिफॉर्म मोशन। और अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन है या डी एक्सेलरेशन है, तो उसके भी 2 पार्ट हो गए, ठीक है। एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पार्ट से आते हैं। इस पर 2 सेक्शन अलग से है भी, एक आपका है मोशन अंडर ग्रेविटी, उसी के बाद फिर प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप समझेंगे, मोशन इन प्लेन में, तब भी ये बहुत इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन भी, और ये पढ़ा भी होता है बच्चों ने, ठीक है। अब आते हैं एनयूएम का मतलब है, बस नॉन लगा दो, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी चेंज होने में पैटर्न नहीं है, तो मतलब एक्सेलरेशन है पर कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना हो। तो ए इसमें कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ए कांस्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने जो मोशन है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, राइट, ठीक है। बड़े पार्ट तो 2 ही है, बड़ा पार्ट है यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेशन जीरो तो यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन जीरो है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के 2 पार्ट है, या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है,
ठीक है। तो ये हमने मेजरली 3 पार्ट में आपका डिवाइड कर लिया मोशन को। अब हम देखते हैं कि हम इनको जब इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, तब हम इनमें क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं पेज नीचे कर लेता हूं पहले। देखिए जहां तक यूनिफॉर्म मोशन की बात है, ठीक है, इसमें तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी ये चीजें पढ़ी होती हैं, ठीक है, राइट। आपसे कोई पूछेगा वेलोसिटी, तो आप बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे सीधा लिख देते हो आप, राइट। एक्सेलरेशन पूछता है तो आप चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे निकाल देते हो, ये पढ़ते हो ना छोटी क्लास में। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है। अब ऐसे नहीं, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जस्ट मैं आपको रिकॉल करा रहा था कि आप बच्चों को ये आदत होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे मूव कर रहा है ये पार्टिकल, ठीक है, राइट। तो ये t0 पे यहाँ है, और आपका यहाँ पर इसकी पोजीशन इनिशियली 0 है, और स्टार्टिंग की वेलोसिटी इसकी ले लेते हैं u इनिशियल वेलोसिटी। ये मान लो t टाइम पर यहाँ पहुंच गया पार्टिकल, t टाइम पर, और इसकी वेलोसिटी अब है v, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट t टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या है। तो आप देखिए क्या लिखेंगे, अगर ये s चला है यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्प्लेस जो हुआ है s हुआ है, तो क्या लिखेंगे। अब ये रिलेशन ध्यान रखने, यहां से आपका जो वर्किंग न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्चुअल पार्ट स्टार्ट होता है। अभी हमने केवल बेसिक ब्रीफ में, ठीक है, पढ़ा है, अब हम उसका मैथमेटिकल पोर्शन जो है वो देखेंगे। देखिए आप वेलोसिटी लिखेंगे ds बाई dt, ठीक है। ये 3 रिलेशन मैं बताऊंगा, इनको बहुत ध्यान से समझना है। v इक्वल्स टू हो गया एक तो ds बाई dt, ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, ds बाई dt इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे a इक्वल्स टू, अगर इसका एक्सेलरेशन चेक करना है तो dv बाई dt, ठीक है। 1 और 2, देखो यहाँ v इक्वल्स टू ds बाई dt, ये a इक्वल्स टू dv बाई dt। एक रिलेशन और बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। हमने इसी वाले रिलेशन में थोड़े से चेंज किए हमने यहाँ पर, देखिए क्या किया, हमने dv को ds से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ds से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो dt को इसके नीचे ले गए हम लोग, राइट। अब आप देखिए यहां पर कि ये क्या लिखा जाता सकता है, ds बाई dt, ये v के इक्वल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पर a को लिख देता हूं, इसकी बजाय b, dv बाई ds, ये मेरा तीसरा रिलेशन हो गया, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे ऐसा सोचेंगे, ये तो हमें पता है, ये थ्योरी का पार्ट ऐसे, कहीं भी गैप होगा आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी। अब मुझे तो नहीं पता आपको क्या चीज मालूम है क्या नहीं मालूम है, पता है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा, नहीं पता है तो सीख लीजिए, वरना न्यूमेरिकल में गोचा खाएंगे खाएंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये 3 रिलेशन हो गए मोटा मोटी, बस इन 3 रिलेशन से काइनेमेटिक्स में आपको सारा सॉल्यूशन इन 3 रिलेशन से मिल जाता है आराम से, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहला आपका जो फर्स्ट मैं केस देखता हूं कि एक तो मैंने यूनिफॉर्म मोशन का बता दिया कि यूनिफॉर्म मोशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, वहां पर तो कोई परेशानी है ही नहीं। हम स्टार्ट करते हैं यूएम से। यूएम शॉर्ट नाम रख दिया हमने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, दैट इज ए आपका मैं क्या ले रहा हूं, कांस्टेंट ले रहा हूं, ठीक है, राइट। पेज को थोड़ा इसको ऊपर कर लें। अब इन रिलेशन की हेल्प से मैं आपके आगे एक्सप्रेशंस टाइप करूंगा, एक बार देख लीजिए इनको, डेरिवेशन आपको हो सकता आता भी हो, लेकिन क्या है कि ये डेरिवेशन से आपको पता लगेगा कि किस मोशन में, किस तरह के मोशन में क्या इस्तेमाल करना है। बच्चे डेरिवेशन रट लेते हैं, समझते नहीं कि उसका वहां पर यूज क्या हुआ और हमने क्यों सीखा, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला मैं ये रिलेशन उठाता हूं, a इक्वल्स टू dv बाई dt, ठीक है, गौर से देखना, ठीक है। पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन dv बाई dt लिख दिया। अब आप क्या करिए,
आप dv और a इंटू डी टी कर दीजिए इसे, ठीक है। अब यहां पर वेरिएबल कौन है, a तो कांस्टेंट है, ऊपर लिया है मैंने, a क्या दिया है मैंने, कांस्टेंट, ठीक है। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए मैंने मान लिया कि यहां पर ये वेलोसिटी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब देखो डिफरेंशिएशन का जो जब हटाना है तो इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव होता है। आप डिफरेंशिएशन के लेक्चर में सुन भी सकते हैं चीजें, डिफरेंट मतलब इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव है। अगर डिफरेंशियल हटाना है ये, तो मुझे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, ये अपने दिमाग में बिठा लो। डिफरेंशिएशन है, हटाना है उसको डी के सिंबल को, तो इंटीग्रेशन से ही हटेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ इसको डीबी को इंटीग्रेट करूंगा और मैं मान लेता हूं कि जब मोशन स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी थी u और फाइनल वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। और ये t इंटीग्रेट कहां से होगा कि 0 टाइम पर वेलोसिटी u थी और t टाइम पर वेलोसिटी v थी। अब dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, जैसे आप dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, dy का करेंगे तो y आएगा। कैसे, यहाँ पे 1 माना जाता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन से जो पावर होती है वो बढ़ती है, तो यहाँ वेरिएबल x है, तो यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पावर अगर बढ़ेगी कांस्टेंट से तो वेरिएबल बनेगा, ठीक है। मतलब कांस्टेंट से आएगा सिंगल डिग्री का वेरिएबल, फिर उसके बाद आएगा 2 डिग्री का वेरिएबल, ठीक है, राइट। ऐसे ध्यान रखिए। तो dx का इंटीग्रेशन x, dy का y, तो इसलिए dv है तो इसका इंटीग्रेशन v, तो ये v हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पर इसके लिमिट u से v तक। अब a तो कांस्टेंट एक नंबर की तरह वो बाहर रहेगा। dt का इंटीग्रेशन इसी तरह आप क्या लिखेंगे t, ये 0 से t तक, ठीक है, क्लियर। तो अब आप देखिए लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट रखी जाती है यहाँ पर ये, तो आप रखेंगे v, फिर बीच में माइनस लगाएंगे, फिर इस v की जगह रखेंगे ये लोअर लिमिट u, और इसी तरह यहाँ पर t, फिर माइनस, फिर ये 0, ठीक है। तो v इक्वल्स टू इस u को इधर ले आए, ये हो गया 80, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। आपने देखा कि ये कब आएगी, जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अगर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये इंटीग्रेशन नहीं हो सकता था। मुझे पता है सभी किताबों में डेरिवेशन दिए और आप में से मैक्सिमम बच्चों को आते होंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये बताने का है कि अगर आपने डेरिवेशन के टाइम पे ये बात ध्यान रखी हो, एक तो किसी ने बोल दिया कि ये इक्वेशन तब यूज करो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक ये बात है कि जिस टाइम पर आपने डेरिवेशन सीखा था, ठीक है, उसी टाइम पर आप ये देखते कि अगर ये एक्सेलरेशन यहाँ कांस्टेंट नहीं रहा होता, ये कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है, तो ये इक्वेशन नहीं आती, क्योंकि फिर यहां पर इसको मैं बाहर नहीं ले पाता, ठीक है। अगर यही एक्सेलरेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से सुनो, ये एक्सेलरेशन मैं यहां पर दे देता हूं, ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, मैंने दे दिया 2t+1, ठीक है। अब आप देख रहे हो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं, क्योंकि टाइम चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो ये कैसा मोशन हुआ, NUM का, ठीक है। अब हम आ जाते हैं NUM पे। तो बच्चे कहते हैं सर हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के क्वेश्चन तो कर देते हैं, NUM नहीं हो पाता। अगर आप ये बात बोलते तो इसका मतलब आपको ये वाला बेसिक यहाँ कनेक्ट ही नहीं हुआ था, आपने खाली इसको करना सीख लिया। भाई अगर यहाँ पर ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ही तो ये स्टेप आया, इसको बाहर लिया गया। जैसे आप मान लो कि 2x dx का इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है, तो 2 इसे इंटीग्रेशन में 2x dx लिख सकते हो, 2 को बाहर ले लेते हो, सिर्फ x का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू x²/2, ऐसे आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो ये बाहर कब गया, जब ये कांस्टेंट था। इसी तरह ये कांस्टेंट था, ये बाहर चला गया। लेकिन अब यहाँ पे देखना, अब नहीं आप कर सकते इसको बाहर। अब ये इस केस में यही एक्सप्रेशन यहां भी इस्तेमाल हो रहा है, यही एक्सप्रेशन यहां भी इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये कहलाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ये वेलोसिटी टाइम कैसे, ए कांस्टेंट है, यू भी कांस्टेंट है इनिशियली जो भी रही होगी वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी किसी टी टाइम पर है और टी, तो ये वीटी रिलेशन कहलाता है, इसे हम वीटी रिलेशन कहते हैं। मैंने कितनी बार बच्चों को कहते हुए सुना है, सर हमें ये नहीं पता लगता कौन सी इक्वेशन लगानी है। इतना आसान है, बहुत आसान, इस लेक्चर के बाद सीख जाओगे 100%, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो अब मैं कह रहा हूं कि देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन में भी यहीं से आया, और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल आपके सामने है। अब इसको कैसे करूंगा मैं, देखिए अब मैं यहां रखूंगा 2t+1 एक्सेलरेशन की जगह, इसकी जगह, ठीक है, और यहां रखूंगा dv/dt। ध्यान से देखिए, तो अब आप यहां पर रखेंगे dv इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाइए 2t+1 × dt, ठीक है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, राइट।
तो इंटीग्रेट करेंगे तो डीवी को मान लेते हैं कि इनिशियली 0 थी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, चलो ये मान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे मैंने क्वेश्चन समझाने के लिए बता दिया, और टी टाइम पे इसकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। और ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 2t + 1 इंटू डी टी, और ये भी टी जीरो पे रेस्ट में था पार्टिकल, और टी टाइम पर वेलोसिटी बतानी है इसकी कितनी है। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या निकालोगे आप यहाँ पर, v, 0 से v हो गया। और देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको मालूम होगा, x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 आता है, ठीक है। तो यहाँ x की बजाय t है, t की पावर कितनी है 1, तो 1 में 1 जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितना होगा 2t²/2, t की पावर 1 तो 1 जोड़ा 2 हो गया, और उसी से डिवाइड भी करना है, n+1 n+1, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये 1 है, 1 का मैंने कहा ना कांस्टेंट है तो लीनियर होगा, t हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये 0 से t। अब देखो यहाँ v रखा फिर 0 रखा तो क्या आएगा v, ठीक है। यहाँ पे मैं 2 से 2 काट देता हूं, तो यहाँ पे मैं t रखूंगा तो t आएगा, यहाँ t रखूंगा तो t आएगा, तो ये आया t² + t, ठीक है। और ये 0 रखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा, ये वेलोसिटी आ गई। अब ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का, ठीक है। तो यानी कि अगर मुझे ये क्लियर है सॉरी, अगर मुझे ये क्लियर है तो मुझे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी क्लियर है, और मुझे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी क्लियर है, ठीक है। बात समझ में आई। तो हमें ये समझना है कि बेसिक एक ही जगह से निकलता है, ठीक है। तो अगर आपके पास अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन आता है जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसे इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है, तो आपको इंटीग्रेशन की प्रॉपर इस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन, ठीक है, का इस्तेमाल या डिफरेंशिएशन वगैरह का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है, कैलकुलस यूज होगी यहाँ पर। तो क्वेश्चन की जब कोई क्वेश्चन आता है सबसे पहले आप देखेंगे ना किस टाइप का मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है तो आपको पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम, सीधा लग जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो न्यूटन की जो तीनों इक्वेशन थी, ठीक है, एक मैंने अभी ड्राइव कर दी है, ठीक है, समझाने के लिए आपको, ठीक है, ये सीधी लगा सकते हो, आपको दोबारा से इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट लग सकती है, सीधा यूज करिए, अलाउड है, ठीक है। लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो बच्चों उस टाइम पे फिर आप इंटीग्रेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। देखो ये वही गैप्स हैं जो बच्चों के रहते हैं और फिर वो न्यूमेरिकल में उलझते हैं। तो न्यूमेरिकल में उलझने का कारण है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है टाइप ऑफ मोशन किस तरह का है, किस तरह की मोशन है ये, और क्या यूज करना है। बस हर जगह देखो तो बच्चे इन इक्वेशंस को यूज कर देते हैं, चाहे वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन हो, तो मिसकंसेप्शन होता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरा रिलेशन देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहां पर अगला हम लोगों ने जो पढ़ा है v इक्वल्स टू पढ़ा है ds/dt। अब मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूं, ठीक है। तो मेरा मकसद ये था कि आपको पता रहे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ds इक्वल्स टू क्या हो गया v dt। अब यहां पर भी देखिए, अब यहां नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, सॉरी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लिया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट होगा, जब आप वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन आता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 आएगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम पे डिपेंड करती है, तो ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट आएगा। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है भी नहीं, क्योंकि आपने अभी अभी ऊपर निकाला v इक्वल्स टू u प्लस at, अभी निकाला है ऊपर, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन है, टाइम का, ठीक है। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ इसको कांस्टेंट मान के आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको वो गैप्स बता रहा हूं, जब आपने ये आप में मैंने कहा ना डेरिवेशन बहुतों को याद होगा, स्टेप्स पे वो चीजें समझने वाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मैं सीधा लिख दूं इक्वेशन ये और 4 क्वेश्चन करा दूं, आपकी कनेक्टिविटी बनेगी नहीं, ये कनेक्टिविटी ऐसे बनेगी आपकी,
ठीक है। तो अब हम मान लिया कि हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है एक पर्टिकुलर टाइम पर, ठीक है। तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 से s, मान लिया कि जब हमने शुरू किया मोशन 0 पे था और t टाइम पे s पोजीशन पे, तो ds, अब इस v को, ठीक है, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है तो मैं ये u प्लस at रखूंगा। देखिए इतना आसान है ना, आप बच्चे रटते हैं इसको, बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, t वेरिएबल है यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में 0 टाइम और किसी t टाइम पे निकाल रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा s माइनस 0 रखोगे तो ऐसा आएगा, ds का ऐसा आएगा, उसमें लिमिट रखोगे एक ऐसा आएगी और एक 0 0 तो खत्म, तो ऐसा आ गया। इसी तरह यहाँ u है, u मतलब कांस्टेंट, u के साथ dt, तो dt का इंटीग्रेशन t, तो यहाँ पे आएगा t, ठीक है, साथ सॉरी u और t, एक सेकेंड, तो u इंटू टी, ये तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, यानी कि एक बार इसका करना है एक बार इसका करना है। अब ऐसे यहाँ पे a कांस्टेंट है, लिया ऊपर कांस्टेंट है हमने, एक्सेलरेशन कांस्टेंट लिया हुआ है, ठीक है, तो t का इंटीग्रेशन क्या होगा, a t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, t की पावर 1 है, 1 प्लस 1 बाई 2, और ये 0 से t, तो जब आप लिमिट रख देंगे यहाँ भी तो ये आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये लीजिए सेकंड रिलेशन आ गया आपका, ये आ गया सेकंड रिलेशन। इस रिलेशन को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, एसटी रिलेशन, इसको बोलते हैं वीटी रिलेशन। दो रिलेशन पढ़ लिए हमने। अब ये ध्यान रखिए, ये जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इन सबका इस्तेमाल, आगे ग्राफ्स भी पढ़ने आपने, तो इनको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये इक्वेशन भी भाई कब यूज कर सकता हूँ मैं, जब ये एक्सेलरेशन मैंने स्टेप पे देखो कांस्टेंट लिया ना, ठीक है, तो जब एक्सेलरेशन में कांस्टेंट लूंगा, ठीक है, तभी ये मैं कर सकता हूँ, वरना मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ यहाँ पर, आप बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर वेलोसिटी, ठीक है, लीनियर पावर में है, टाइम के साथ फंक्शन में लीनियर पावर 1, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। अब ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे जब आप ये चीज समझ लोगे। तो t का डिफरेंशिएशन से पावर घटती है, हमेशा ध्यान रखना। तो t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो ये देख रहे हो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर वेलोसिटी इतनी मीटर पर सेकंड दी हुई है, यानी कि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, लेकिन कैसे, पावर 1 में। अगर वेलोसिटी होती टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, अब देख लो यहाँ पे डिग्री कितनी है टाइम की, 2, ठीक है। तो अब आप एक्सेलरेशन निकालने जाते, तो आप एक्सेलरेशन के कोई भी, ये जो दो इक्वेशन अभी हमने सीखी है ना, इनमें से कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अब आप क्यों नहीं कर सकते हो, ठीक है, देखो अभी ऐसे क्वेश्चंस में आप इससे एक्सेलरेशन निकालो, a dv बाई dt होगा, तो ये आएगा 2t, इसका डिफरेंशिएशन t का आएगा 1 और 1 का 0, तो एक्सेलरेशन आ रहा है 2t प्लस 1, ठीक है, मैंने ऊपर लेके भी दिखाया था कि एक्सेलरेशन ऐसे ही। तो ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंडेंट आ रहा है, कांस्टेंट नहीं आ रहा है। इसका मतलब अगर कभी भी वेलोसिटी, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है और उसकी जो टाइम की इक्वेशन बन रही है उसमें उसकी पावर, हाईएस्ट पावर अगर 1 से ज्यादा है, तो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। अगर ये क्वेश्चन दे देता है कि बताओ ये मोशन कैसा मोशन है, तो हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया। भाई मोशन आप बताओगे तो किस बेस पे बताओगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेलरेशन बताओगे, या तो एक्सेलरेशन 0 होगा तो यूनिफॉर्म मोशन, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर v इसने हमें दिया होता 5 मीटर पर सेकेंड, तब मोशन कैसा होता, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 आता, v कांस्टेंट है, टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो v का टाइम पे डिपेंड करना जरूरी है, ठीक है। और किस कैसे डिपेंड करना चाहिए, t की पावर हाईएस्ट 1 होनी चाहिए। देखो ये इक्वेशन निकाली है हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन की, t की पावर देखो यहाँ कितनी है, 1, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है उसकी और टाइम की पावर हाईएस्ट 1 है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, बिना देखे लगा दो, लीनियर होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियर फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब यही अगर इसकी पावर 1 से ज्यादा हो जाती है, तो मैंने जैसे यहाँ 2 लिया, ठीक है, तो 2t आया, अगर ये t क्यूब होता है तो 2t स्क्वायर आता, मतलब
टाइम पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, टाइम चेंज होता है एक्सेलरेशन भी चेंज होता है। तो ये कैसा एग्जांपल हो गया NUAM का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये किसका एग्जांपल हो गया UAM का, और ये किसका हो गया UM का। तो ये दोनों हो गए आपके एग्जांपल किसके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन, और ये किसका हो गया यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम ये डेरिवेशन सीख रहे होते हैं ना, उसी वक्त ये चीजें हमें समझ आ जानी चाहिए, इससे बनती है कनेक्टिविटी। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए कुछ सेपरेट कुछ नहीं करना होता है, बस जब बेसिक जब वो आता है, जैसे वो अचीव किया जाता है, हर स्टेप को सोचना है बस। ठीक है, सही से समझना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड रिलेशन के लिए। ठीक है, तो थर्ड रिलेशन में हम आगे बढ़े, तो यहां पर देखिए आप, जो थर्ड रिलेशन होगा आपका, हमने एक एक्सीलरेशन क्या लिखा था, v dv बाई ds, ये लिखा था। ठीक है, चलिए इसमें अब हम क्या कर देते हैं, इसे ऐसे कर देते हैं v dv और a ds। अब ये तो मैंने आपको बताया कांस्टेंट दिया हुआ है, यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन ले रहे हैं हम, तो ये कांस्टेंट लिया जा सकता है, तो इसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, a को बाहर ले लो। अब v इनिशियली मान लो u था और फाइनल v हो गया, और ये जब इनिशियली s 0 पे था ओरिजिन पे मान लिया, और बाद में ठीक है जब भी हम उसका वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो s हो गया। यानी कि अभी तक हमने निकाली थी वेलोसिटी एट टाइम t, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी हो तो u प्लस at लगा दो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वरना मैंने बताया कि वेलोसिटी निकालने का तरीका है a इक्वल्स टू dv बाई dt से, या आपका v इक्वल टू ds बाई dt। दो रिलेशन है हमारे पास। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं, देखो, एक तो v इक्वल टू ds बाई dt, ये कब लगाओगे, जब डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दिया हो। ठीक है, या फिर आप ये लगाओगे a इक्वल्स टू dv बाई dt, कब ये कब लगाओगे आप, जब आपको एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन दिया हो। ठीक है, v निकालने के लिए मैं v की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मान लिया उसने किसी पोजीशन पे वेलोसिटी पूछी, टाइम पे ना पूछ के पोजीशन पे पूछे कि जब वो इस पोजीशन में पहुंच जाएगा तब वेलोसिटी क्या होगी। अब ऐसे केस में वो आप टाइम की जरूरत ही नहीं है, हमें पोजीशन से रिलेट करना है, इसलिए देखिए यहाँ पे टाइम नहीं है, तो हमने कैसे दिया था ये रिलेशन, इसमें ds से ऊपर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, तो ds बाई dt से v बन गया था। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करो, इसकी पावर 1 है यहाँ पे, तो ये क्या आया v स्क्वायर, और v स्क्वायर ये क्या हो गया u से v, a कांस्टेंट, ये s 0 से s। अब लिमिट रख दीजिए, क्या आएगा v स्क्वायर, ये लिमिट रखी, माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर, और ये आपका ये बाई 2 छूट गया, सॉरी ये बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर बाई 2, v का पावर 1 है ना, तो v स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका s रखा माइनस 0। तो अब देखिए ये इंटीग्रेशन ये होता है ना आपका x की पावर n dx इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो बाई मिस्टेक वहां पर, ठीक है, वो छूट गया था। ठीक है, तो अब इस 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या आ गया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये रिलेशन भी कब इस्तेमाल होगा, जब वेलोसिटी, ये vs रिलेशन होता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन तो यहाँ कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन जब यूज होता है जब आपका किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी निकालनी होती है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आपने कौन कौन से रिलेशन पढ़े, आपने पहला रिलेशन जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू u प्लस at, ये है vt रिलेशन। फिर है st रिलेशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा है, ठीक है, हमारा फिर है vs रिलेशन, जो अभी हमने ड्राइव किया, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, इस तरीके से, क्लियर। ठीक है, तो ये आपका हमने एक वो बना लिया। तो जब आपके यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन के क्वेश्चन आए तो ये तीनों इक्वेशन आप यूज कर सकते हैं, कब, जब a कांस्टेंट हो। ठीक है, और a कांस्टेंट ना हो तो आप ये रिलेशन सारे इस्तेमाल करें इंटीग्रेशन की टेक्निक का, और यूनिफॉर्म मोशन में तो आपको पता है कोई दिक्कत ही नहीं हो, तो सीधे सीधे है। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए ये कितने इजीली हमारे दिमाग में बैठ गए। ठीक है, कि हम लोगों को पहले टाइप ऑफ मोशन पहचानना है, तभी हम
सोच पाएंगे क्या लगाना है। अब कभी कोई जैसे बच्चा कहता है क्या फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये सवाल ही नहीं होना चाहिए, सवाल गलत है। इसका मतलब बेसिक गड़बड़ आया है, कनेक्टिविटी नहीं बनी है, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं, ठीक है। देखिए मेरे पास मान लीजिए एक पैरेलल ट्रैक है, ठीक है, इस तरीके से, या दो ट्रेन ले लेते हैं, दो ट्रेन है, ये बुक में है भी, बहुत सारी बुक में क्वेश्चन। एक ट्रेन इनिशियली यहां पर है, ठीक है, और एक ट्रेन यहां पर है, दोनों पैरेलल ट्रैक है, ठीक है। ये ट्रेन इस ट्रैक पे चल रही है, इसे ए मान लेता हूं और इसे बी मान लेता हूं, ठीक है। तो ये शुरुआत में चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ये भी चल रही है 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। बिगिनिंग में ये कंडीशन है। जब भी आप कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, कोशिश कीजिए उसको डायग्रामेटिकली जितनी जल्दी हो सके बना के करें। उससे आपको क्या होता है, लैंग्वेज डिकोड करनी आती है। दूसरा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, डेटा मिस कर देते हैं, डेटा ध्यान से नहीं देखते हैं, वो गलती खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मैंने ये बुक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ऐसे एच सी वर्मा में भी क्वेश्चन है, तो बस उसी का मैंने एक एग्जाम्पल उठा लिया है, ठीक है। आप देखो इनके बीच में स्टार्टिंग में ये इनके बीच में मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है, यानी कि x सेपरेशन था दोनों के बीच में, राइट। तो ये आपका x हो गया इनके बीच का सेपरेशन, a और b के, दोनों सेम स्पीड से चल रही है। तो जब दोनों सेम स्पीड से चल रही है तो इनके बीच का सेपरेशन कम नहीं होगा, क्योंकि ना तो ये तेज आ रही है ना ये धीरे जा रही है, 1 सेकंड में जितना ही चल रही है इतना ही चल रही है, तो इनके बीच का सेपरेशन मेंटेन रहेगा, ठीक है। जितना गैप है उतना ही रहेगा। अब थोड़ी देर बाद ये जो ड्राइवर है बी, ये बी वाला, ये सोचता है कि मेरे को ए को ओवरटेक करना है, मेरे को ए को ओवरटेक करना है। तो ओवरटेक करने के लिए बी को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बी को अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ाना मतलब एक्सेलरेट करना पड़ेगा। तो भाई ये क्या करता है, ये शुरुआत में हो गया, अब वो जो बी है अपनी स्पीड बढ़ाता है और अपना एक्सेलरेशन कर लेता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। बी ने अपनी स्पीड बढ़ाई मतलब एक्सेलरेट हुआ, तो किससे उसने किस उससे एक्सेलरेट करना शुरू किया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना शुरू किया, ठीक है। तो अब आप देखिए फिर क्या करता है ये बी, अब अपनी स्पीड बढ़ा दी तो स्पीड तेज हो गई, तो मतलब धीरे 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 इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो ये अपने बीच का गैप क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। और वो ये कहता है प्रॉब्लम में कि t इक्वल टू 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में ये बी ए के इंजन को क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 50 सेकेंड में ये सिचुएशन होगी, ए होगा यहां पर और बी इसे जस्ट इंजन को इसके क्रॉस कर रहा होगा ऐसे, ठीक है। यानी कि ए को बी क्या करेगा, क्रॉस कर जाएगा। मान लो ये ए है, ऐसे आएगा और ऐसे आ जाएगा, इससे आगे चला जाएगा, इसे बोलते हैं ओवरटेक करना, ठीक है। तो ये ओवरटेक कर लेगा इसको, 50 सेकंड का वो दिया उसने, ठीक है। और दूसरा उसने कहा है हर इसकी जो ट्रेन की लेंथ है ये दी है 400 मीटर लॉन्ग, 400 मीटर लॉन्ग है ये ट्रेन, ठीक है। हर ट्रेन की लंबाई 400 मीटर है। अब ऐसे क्वेश्चन हमें करने हैं, अब हमें बताना है इसमें कि ये x कितना है, इनिशियली इनके बीच में सेपरेशन कितना था ये बताना है। तो पहले तो देखिए मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज को, ठीक है, मेरे दिमाग में है, मैंने आपके सामने बना दिया। तो जब तक आप इस तरीके से बनाना नहीं सीखेंगे, आप डेटा कंपेयर करना और वो जो सिचुएशन है उसको, ठीक है, प्रॉपर डिकोड नहीं कर पाएंगे लैंग्वेज को। तो आप ऐसे आदत डालिए, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इससे आप क्या है कि प्रॉब्लम एक बार में सही करना सीख जाएंगे। ज्यादा जरूरी ये है कि आप सही करना सीखें, कम सोच के बार बार गलत करने से अच्छा है ज्यादा सोच के थोड़ा, ठीक है, एक ही बार में अगर सही हो, 2 बार में सही हो तो ज्यादा अच्छा है, और इसमें आपको गलती अपनी बहुत जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम इसमें अब थोड़ा सा पेज ऊपर करके अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला काम हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम सिचुएशन बनाएंगे कि क्या हुआ होगा, ठीक है। देखिए ये तो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, करेक्ट।
तो इसने जो भी टाइम आप चला होगा 50 सेकंड में जब क्रॉस किया होगा, इसने कुछ डिस्टेंस मूव किया होगा, ठीक है। तो अगर बी को इसे ओवरटेक करना है तो बी को कैसे ओवरटेक करना होगा, देखो यहां पे बनाते हैं हम, उसके बाद पूरी सिचुएशन आपको समझ आ जाएगी। ये ए है, तो पहले तो ए और बी दोनों सेम स्पीड से चल रहे थे, इससे इनका सेपरेशन कम नहीं हो रहा था, ठीक है। तो मान लो ये टी टाइम पर ए यहां पहुंच गया, टी मतलब 50 सेकंड पर यहां पर पहुंच गया, ठीक है, यहां। अब इस टाइम पर देखो बी यहां है, ओवरटेक तभी तो होगा, उसने बोला ना 50 सेकंड में ओवरटेक कर जाएगा, ठीक है। यहां पर मौजूद होगा, उससे पहले जितनी ये ए की लंबाई है, ए की लेंथ है, इतना भी कवर किया होगा, और प्लस पीछे से भी कुछ कवर करके आया होगा, ठीक है, करेक्ट। तो अब आप देखिए यहां पर टोटल क्या हुआ, ये तो इनका गैप हो गया, ठीक है, जब ये इनिशियली यहां था, ठीक है, इनिशियली बी यहां था, तो बी इन दोनों के बीच में एक्स गैप था। अब आप कहेंगे ये भी तो चल रहा है, इस टाइम पर ये भी तो चल रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये चल रहा है, पर जितना ये चल रहा है उतना ये भी तो चल रहा था, क्योंकि इनिशियल स्पीड दोनों की कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। इनके इस स्पीड में तो गैप कम ही नहीं हो रहा है। तो मान लो कि बी की 25 हुई, ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकेंड से जितना ये चला ए, इसके 25 में से 25 को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 20 और 5, तो 20 से ये उतना चला, और 5 से इसने क्या किया, एक्स्ट्रा कवर किया। वो जो एक्स्ट्रा कवर कर रहा है वो इनके बीच का क्या कर रहा है, गैप कवर कर रहा है, ठीक है। पहले तो ये लॉजिक आपने बनाना है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो आपका डिस्टेंस ए कवर करेगा, ठीक है, तो बी को कितना कवर करना पड़ेगा, बी को उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जो गैप है, ठीक है। और साथ में क्या होगा, वो जो उसकी लंबाई है ए की, ठीक है, जैसे मैंने बताया यहां ये 400 मीटर ये और 400 मीटर ये, तो ये टोटल कितना एक्स्ट्रा कवर करना पड़ रहा है, 800 मीटर। कितना कवर करना पड़ रहा है, 800 मीटर। तो ये आपका जब इसको ओवरटेक करेगा तो इसको x प्लस 800 मीटर कवर करना पड़ेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है, इतना सेपरेशन कवर करेगा। तो पहले हम देखते हैं कि a कितना चलेगा, ठीक है। a को देखें 50 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगा, तो ऐसे निकाल लेते हैं। अब ये कौन सा मोशन है, ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, ये तो एक्सेलरेट हो ही नहीं रहा है, तो ऐसे कितना आएगा, सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 20 इंटू 50, कितना चला ये, 1000 मीटर, ठीक है, ये कितना चला, 1000 मीटर। और बी कितना चला होगा 50 सेकंड में, बी निकाल लेते हैं, एस बी क्या लगाओगे, देखो ये तो एक्सेलरेट हुआ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो न्यूटन की इक्वेशन लगेगी। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम गिवन है, ठीक है, तो यू बी टी प्लस हाफ ए बी टी स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। ये बी मैंने इसलिए लिखा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एस बी कितना हुआ इस टाइम पर, यू बी कितना है 20, इनिशियली जब ये किस स्पीड से जा रहे थे, दोनों ही 20 मीटर पर सेकंड से जा रहे थे, ये एक्सीलरेट करना शुरू कर दिया, ये उसी से जाता रहा 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। तो इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, इसका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में सीधा हो गया काम, ये तो आपने 9th क्लास में ही सीखा होता है। अब यहां पर टी कितना दिया 50, तो यू बी इंटू 50 प्लस हाफ, ए कितना दिया 1 और बी कितना दिया है 50 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए एस बी कितना आ गया कैलकुलेट करके, तो एस बी आ गया 1000 प्लस ये 50 का स्क्वायर कितना होगा, ये आपका 2500 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 2500 उसका आधा कितना होगा 1250, कितना होगा 1250, तो एस बी कितना हो गया 2250 मीटर, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो देखो 50 सेकंड में बी ने कवर किया 2250, ठीक है, 2250, और ए ने कवर किया 1000, ठीक है। अब आप एक बात सोचिए, यहां पर मैंने जो शुरुआत में भी कहा, दोनों की शुरुआत की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड थी, तो इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड से जितना आपका ए ने कवर किया है, बी ने भी उतना कवर किया है, ठीक है, पर साथ में उसे वो गैप भी खत्म करना पड़ा, ठीक है। यानी कि हम ये कहें
तो देखिए यहां पर हम ये बोले कि x प्लस 800, ठीक है, और प्लस जितना a चला, ठीक है, ये गैप और ट्रेन की लेंथ और प्लस a जितना कवर किया, ये SB के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये ऐसे है, ये वाला जितनी भाई वो जितना दूर चला गया अपनी ऐसे, और प्लस उनके बीच का गैप, ठीक है। आपका यहां पर ऐसे ने जो भी कवर किया, ये 1000 मीटर कवर किया, 1000 ये हो गया, यहां पर था शुरुआत में मान लो, ठीक है, ऐसे, तो 1000 तो ये कवर किया, प्लस बी क्या था, बी यहां पर था, एक्स पीछे इससे, एक्स डिस्टेंस ए से एक्स डिस्टेंस पीछे था, तो इसको ये एक्स भी कवर करना है, ये 1000 भी कवर करना है, और साथ में देखो यहां से जब ये बी यहां आएगा तो 400 मीटर ये हो गया, ठीक है, और 400 मीटर ये हो गया, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ देखो, x प्लस 1000 प्लस 800, ये एसबी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एसबी कितना है आपका 2250, ये, ठीक है, ये कितना हो गया 1800 और प्लस x, तो x कितना आ गया 450 मीटर, ठीक है, ये कितना आ गया 450 मीटर, लीजिए, ठीक है, हो गया। तो आपको ऐसे ही करना है कि आप पहले वो सिचुएशन को बनाइए, ठीक है, कि भाई कैसे होगा। आपने सिंपल देखा कि मान लो ए यहां था जब ये एक्सेलरेट करना शुरू किया और बी पीछे था, ठीक है, जब इसने एक्सेलरेट करना शुरू किया 1 मीटर पर सेकंड से, तो मान लो पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये ऐसे एक्स गैप था इनके बीच का, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकंड से मूव करते करते 50 सेकंड में यहां पहुंचेगा कहीं पर ए, ठीक है। तो अब इसको बी को कितना जाना है, पहले तो ये गैप कवर करना है, फिर ए जितना चला है 1000 मीटर, ये 1000 मीटर का ये स्ट्रेच ये कवर करना है, यहां पहुंचेगा, इसके बाद इसके बराबर आना है, फिर इससे आगे जाना है, ठीक है। तो ओवरऑल उसे कितना कवर करना पड़ गया, x प्लस 1000 प्लस 800, अगर वो इतना कवर करेगा तब वो यहां पर पहुंचेगा बी इस पोजीशन पे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, इतना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो आप अपनी गलती एक तो जल्दी पकड़ पाएंगे अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई, दूसरा लैंग्वेज आपको बहुत इजीली समझ आनी शुरू हो जाएगी क्वेश्चंस की, ठीक है। तो बहुत आसान था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार है ए, बहुत इजी है ये भी, और एक कार है ये बी, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों एक रेस में पार्टिसिपेट कर रही हैं, राइट, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको बुक्स में मिल जाएगा। ये फिनिशिंग लाइन है हमारी, ठीक है, ये फिनिश है। तो देखो कारें तो एक बड़ी सीधी सी बात है, जब रेस में पार्टिसिपेट करेंगी तो एक ही लाइन से स्टार्ट होगी, आगे पीछे तो स्टार्ट नहीं होगी, तो एक लाइन से हो रही है। ये एक्सेलरेशन इसका A1 है और ये एक्सेलरेट कर रही है A2 से, रेस है ना, कांस्टेंट से थोड़ी जाएंगे रेस में, रेस में तो आगे निकलना है तो हमेशा क्या होंगे, एक्सेलरेट होंगे, ठीक है। तो ये A1 एक्सेलरेशन से जा रही है, A2 एक्सेलरेशन से जा रही है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कार ए जीत जाती है, यहां पर कार ए जीत गई, ठीक है, और कार बी आपकी क्या आ रही है, सेकंड आ रही है, ठीक है। तो ये कार बी है और ये कार ए जीत गई। अब इसने कहा जो कार ए जीतती है उसमें क्या है कि जितने सेकंड में आपका ये बी पहुंचेगा, जितने टाइम में, उससे ये टी टाइम कम लेती है, ठीक है। मान लो कि बी का पहुंचने का टाइम है फिनिश करने का टी, ठीक है, राइट, बी का फिनिश करने का टी है, तो ये कितना टाइम लेती है, टी माइनस स्मॉल टी, यानी कि ए की कार अगर ये 10 सेकंड में, मान लो 10 सेकंड में पहुंच रही है बी, तो अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि ये जल्दी जीती है, तो जीती है तो पहले पहुंची होगी, तो मान लो वो 2 सेकंड कम ले रही है, ठीक है। तो यानी कि ए ने कितना टाइम लिया 8 सेकंड और बी ने कितना लिया 10 सेकंड, तो वो कितना कम ले रही है 2 सेकंड। तो वो यहां पर दिया है कि ये कार ए इससे स्मॉल टी टाइम, ठीक है, कम लेती है, जितने में भी कार बी आपका फिनिश करेगी रेस,
ठीक है। दूसरी बात, एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज क्या दी इन्होंने कि अगर इसकी स्पीड यहां पर VB है, अगर इसकी स्पीड यहां पर VB है, जब रेस ठीक है खत्म होती है फिनिशिंग लाइन पर, इसकी स्पीड VB है, तो VA की स्पीड इससे V ज्यादा है, और होगी ज्यादा। जब A जीता है तो उसकी स्पीड डेफिनेटली B की स्पीड से ज्यादा होगी, वरना जीतता ही नहीं आपका A। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसने कहा है कि फिर एक काम करिए, प्रूव करिए कि ये V इक्वल्स होगा √A1A2 इंटू टी, ये प्रूव करके देना है। ठीक है, देखो यहाँ ये V A1A2 गिवन है, V गिवन है, और ये स्मॉल t गिवन है, ये कैपिटल T हमने माना है, ये VB VA हमने लिखा है। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। देखो, एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिए हैं यहाँ पर, दोनों एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिए, A1 है, चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का हो गया। तो देखो हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले हम लोग, ठीक है, आपका इनका टाइम निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम बात करें दोनों, अब एक बात ध्यान रखिएगा, रेस में दोनों को बराबर मूव डिस्टेंस कवर करना, जो भी डिस्टेंस इनका है वो सेम है, जो ये एक जगह से इनिशियल लाइन से फाइनल लाइन तक जा रहे हैं सबके लिए कॉमन होता है, तो रेस इसलिए उसने बोला है। ठीक है, तो S दोनों का सेम है। ठीक है, तो S इक्वल टू क्या होगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, टाइम S डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन क्या होता है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट कॉमन है ना, दोनों का सेम है, तो वही यूज करेंगे। अब U दोनों का 0 है, दोनों रेस में कहां से स्टार्ट होती है गाड़ियां, रेस्ट से होती है, ऐसा थोड़ी चलती गाड़ी से रेस होगी, पहले तो रुके होंगे ना। ठीक है, तो फायर करेगा या झंडा दिखाएगा तब जाके वो, ठीक है, आगे मूव करेंगे, राइट। तो यहां पर S में आपका UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में हम लोग, ठीक है, ये लगाते हैं। तो सबसे पहले किसके लिए लिखें, A के लिए लिखें, तो S इक्वल टू कितना हो गया, U तो 0, हाफ A की एक्सेलरेशन कितना है A1, और इसका टाइम मान लेते हैं हम लोग कितना, TA का स्क्वायर, A को जो टाइम लिया लगेगा TA मान लिया हमने उसे। ठीक है, हालांकि इस TA की वैल्यू को अब आप यूं चाहे तो यूं भी दे सकते हैं, A1, ठीक है, ये आपका कैपिटल T माइनस स्मॉल t का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप यूं भी लिख सकते हैं, मैं इसको ठीक से लिख देता हूं, तो कैपिटल T माइनस स्मॉल t का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये टाइम में रिलेशन दिया ना कि जितने टाइम में ये कवर करेगा, ठीक है, उतने टाइम में आपका क्या होगा, उससे T सेकेंड यानी कि T टाइम ये कम लेगा, तो ये लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो हमने, अब हम लिखते हैं दूसरे के लिए, B कार के लिए, तो U तो उसका भी 0 है, हाफ A2, ठीक है, TB स्क्वायर, तो TB को हमने यहाँ पे मान लिया, इसके लिए TB को कैपिटल T माना हुआ है, पहले से ये लिखा था ना हमने यहाँ पे, ये कैपिटल T माना हुआ है, ये T टाइम में कवर करता है। तो देखिए अब यहां पर भी कितना हो गया, 1/2 A2 और ये T का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों के टाइम में रिलेशन है, दोनों के किस में रिलेशन है, टाइम में, तो हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए जरा इधर। ठीक है, इसको 2 को इधर लेके जाइए, तो ये आ गया 2SA1, ये मैं सॉरी नीचे आएगा 2S अपॉन A1, ये 2S और ये नीचे A1 ले गया, और अंडर रूट, ठीक है, ये कितना आ गया, कैपिटल T माइनस स्मॉल t। दूसरी इक्वेशन में क्या आ गया, ये 2 इधर गया, तो ये आ गया 2S, ठीक है, अपॉन A2, फिर अंडर रूट में क्या आ गया, कैपिटल T, राइट। तो कैपिटल T की वैल्यू यहां रख दें, तो क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 2SA1 इक्वल्स टू अंडर रूट 2SA2, ठीक है, माइनस T, राइट। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, T इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2SA2 माइनस अंडर रूट 2SA1। चलिए, ये हमने T के रिलेशन का इस्तेमाल कर लिया हमने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम में क्या और कहा गया है कि जो कार A है उसकी स्पीड B से V ज्यादा है,
ठीक है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, बहुत आसान, हमें एक्सेलरेशन दिया है तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट रिलेशन यूज करेंगे, वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज करने का कोई फायदा नहीं। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो, ठीक है। तो देखिए va का स्क्वायर इक्वल्स टू u तो 0 है उसका, अब 2a1s, तो va यहां पर कितना आ गया, अंडर रूट 2a1s, ठीक है। इसी तरह ये अंडर रूट 2a1s, इसी तरह vb का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी उसका भी 0 है, तो ये कितना आ गया 2a2s, ठीक है। u 0 कर दोगे ub भी 0 है, ठीक है, तो ये 2a2s आ गया। तो vb कितना आ गया यहाँ पर, अंडर रूट 2a2s, ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब क्या कहा उसने कि va vb प्लस v, यानी कि जितनी स्पीड v की है उसमें v जोड़ दो, ठीक है, तो वो va की स्पीड हो जाएगी, करेक्ट। तो यहां पर हम इसे लिख सकते हैं v इक्वल्स टू कितना हो गया, va माइनस vb, ठीक है। अब मैं यहां पे इनकी वैल्यू डाल दूं, अंडर रूट 2a1s, ये va की वैल्यू, vb की वैल्यू ये रही, माइनस अंडर रूट 2a2s, क्लियर, ठीक है, ये आ गया। अब आप गौर से देखिए, यहां a1s है, यहां अंडर रूट 2s a2 बाई a1 है, तो इसका मतलब इनमें तो रिलेशन बन रहा है। कैसे रिलेशन बन रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, ठीक है। देखिए इसको लिख देते हैं हम यहां पर t इक्वल्स टू, गौर से देखिए एलसीएम ले लिया मैंने, तो अंडर रूट a1 से इधर मल्टीप्लाई, अंडर रूट a2 से इधर मल्टीप्लाई, तो हो गया रूट 2s a1, ध्यान से, ठीक है, ये माइनस यहां से रूट a2 से, तो रूट के अंदर ये चला जाएगा, तो 2s a2, और नीचे क्या बचा, अंडर रूट a1 a2, अंडर रूट a1 a2, ठीक है, ये आ गया। अब आप देखिए यहां पर क्या करेंगे, इस अंडर रूट a1 a2 को इधर ले आइए, और ये देखो ये क्या है, ये v के इक्वल है जो, तो ये आ गया आपका v अपॉन अंडर रूट a1 a2, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर देता हूं थोड़ा, राइट, ये आ गया। तो अब आपने करना क्या है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो v इक्वल्स टू कितना आ गया, अंडर रूट a1 a2 इंटू टी, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो बस आपका काम क्या है कि वो सिचुएशन जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की, उसे लिखिए सामने, पहले बना लीजिए थोड़ा डायग्राम से, डेटा निकाल लीजिए, फिर सोचिए क्या हो रहा है, ठीक है, क्या गिवन है, क्या निकालना है, वो रिलेशंस अपने आप देखो घूमने लगेंगे आंखों के सामने। हो सकता है बच्चों को एक बार में दिक्कत हो, कुछ बच्चों से 2 बार में क्वेश्चन हो, 3 बार में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस में आप समय ले सकते हो, प्रैक्टिस में समय लेना अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि आप उसके हर डायमेंशन हर एंगल को देख रहे हो, अपनी कमी भी सुधार रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ना समझना सीख रहे हो, वो कभी भी वो नहीं होता। कुछ बच्चे कहते हैं 1 घंटा हो गया 10 ही क्वेश्चन हुए, 5 ही हुए, और ये तो टाइम वेस्ट हो गया, ये सबसे बड़ी बेवकूफी है, ठीक है। फिर मैं वही कहूंगा, सिलेबस को हाथ में रेत की तरह नहीं पकड़ना कि सारा निकल जाए, एग्जाम में कुछ कन्वर्ट ही ना हो। तो जो पढ़िए सीरियस से पढ़िए और ठीक से करिए, ठीक है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, चलिए, थैंक यू।